तो दोस्तों अभी तक हमने जो देखा कि जो सिलेबस है हमारा यूपीएससी पीटी का और मेंस का, इवन जो पीसीएस है, यूपी का पीसीएस है चाहे बिहार का हो किसी का भी हो, पॉलिटी का सिलेबस सबका एक ही जैसा होता है। पॉलिटी का सिलेबस अब यूपी पीसीएस का और यूपीएससी का मेंस का भी सिलेबस एक जैसा है और पीटी का भी सिलेबस एक जैसा है। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को देखिए कम्प्लीटली पूरी तरीके से, और लक्ष्मीकांत की जो किताब है लक्ष्मीकांत की उसको आप पढ़ लीजिए। तो आपकी जो पॉलिटी तैयारी यूपी मतलब कि पीटी और मेंस के लेवल की है वो पूरी तरीके से हो जाती है। वहीं आप अगर किसी पीसीएस की तैयारी करते हैं, किसी भी स्टेट पीसीएस की, तो आप ये वीडियो देख लीजिए और प्लस साथ में जो घटना चक्र की बुक है, जो पूर्वालोकन है, वो कर लीजिए। तो आपकी तैयारी पीटी और मेंस दोनों लेवल पे आपकी हो जाएगी। पीटी की तैयारी तो वहाँ से इन बुक्स से हो जाएगी घटना चक्र से पीसीएस के लिए, और मेंस के लिए जो वीडियो हैं सब ये एक तरीके से फाउंडेशन वाले वीडियो हैं। तो आपको पीटी और मेंस दोनों की तैयारी इसमें होगी। तो अभी तक हमने सिलेबस देख लिया। अब हमारा जो टारगेट है दोस्तों कि जो मतलब कि हमारे सिलेबस में दिया हुआ जो वर्ड है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एवं पॉलिटी। तो सबसे पहले हम यही देखने की कोशिश करेंगे कि इनमें मूल डिफरेंस क्या है दोनों में, इंडियन पॉलिटी में और कॉन्स्टिट्यूशन में मूल डिफरेंस क्या है। लोग यही समझते हैं कि दोनों सेम चीज़ है। आप किसी से पूछो वो राज्य व्यवस्था की भी परिभाषा वही बताता है और संविधान की भी परिभाषा वही बताता है, लेकिन दोनों में मूलभूत बहुत सारे डिफरेंस हैं। आप जब उन डिफरेंस को जान जाएंगे तब आप पता कर पाएंगे कि ये चीज़ें जो हमसे पूछी जा रही हैं वो पॉलिटी से पूछी जा रही है या हमारे संविधान से पूछी जा रही हैं। और फिर जब आप दोनों को इंटीग्रेट करके देखते हैं तो आजकल जो सवाल बनते हैं तब आप उनको बहुत अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। संविधान का भी नॉलेज रखना पड़ेगा और आपको पॉलिटी का भी नॉलेज रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है संविधान। आखिर संविधान है क्या? तो संविधान की एक छोटी सी परिभाषा है जो एनसीईआरटी क्लास 7 की जो बुक है दोस्तों उसमें दी हुई है बच्चों को समझाने के लिए। हम इसको मतलब कि इसको एक्सपेंड करके इसकी बृहद परिभाषा देखेंगे जिससे हम 200 वर्ड में अच्छे से लिख सके, वो भी हम देखेंगे। लेकिन जो सबसे मूलभूत जो परिभाषा है, जो मतलब कि 1 लाइन परिभाषा है, वो भी पहले देख लेते हैं जो एनसीईआरटी क्लास 7 में दी गई है। और इसी परिभाषा को ही, जो मूल बात तो यही है, लेकिन इसी को एक्सपेंड करके कि बुक्स में हर जगह दिया जाता है। तो जो इसकी मेन परिभाषा है दोस्तों कि संविधान उन प्रावधानों का समुच्चय है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। तो एक तो पहली बात है, कोई एक नियम नहीं है, ये प्रावधानों का समुच्चय है, उसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। तो शासन चलाया जाता है और किसी उन प्रावधानों के समुच्चय से। तो अब ये आप दिमाग में रखिए कि पहली बात तो ये प्रावधानों का समुच्चय है, कोई एक नियम नहीं है, कोई एक कानून नहीं है। बहुत सारे कानून का, बहुत सारे नियमों का, बहुत सारे रूल्स का, रेगुलेशन का ये समुच्चय है। और जब सभी को एक समुच्चय में कर दिया गया और उनके आधार पर उनको मेन टारगेट में रखा गया, उनके आधार पर देश का शासन चलाया गया, तो उसी को हम कहते हैं कि हमारे यहाँ पे संविधान है। और ये बहुत, जैसे कुछ देशों में ये लिखित भी हो सकता है, बिना लिखित भी हो सकता है। जैसे मान लो कि आपको आप पॉलिटी की क्लास करने गए, तो हर दिन आपको 60-70 क्लास हुई आपको हर दिन कुछ असाइनमेंट दिया गया, कुछ नोट्स दिया गया, लास्ट में आपने कंपाइल किया तो आपके पास क्या आया कि आपके पास पॉलिटी का नोट्स है। तो इसी तरीके से बहुत सारे रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, उन सारे का समुच्चय जो है वो क्या है, वो संविधान है। और इन्हीं रूल्स और रेगुलेशन से हमारा जो है देश का शासन चलता है। तो देश के शासन चलने का ये तो 1 लाइनर से आप समझ गए कि देश के शासन के लिए है, ज़रूरी है, और ये प्रावधानों का समुच्चय है। लेकिन अब हमारा जो मतलब है वो किस चीज़ से है कि देश के शासन से क्या मतलब है। एक तरीके का ये संविधान क्या है, रूल बुक है। रूल बुक से मतलब कि बहुत सारे नियमों की एक किताब है, तो उन्हीं के आधार पर हमारे देश का शासन चलता है। अब शासन का क्या मतलब है, शासन किस तरीके का शासन? तो ये शासन होगा सार्वजनिक जीवन का संचालन जिस शासन से होता है। ये हमारे जो संविधान है, शासन 2 तरीके, एक प्राइवेट, जैसे हमारा पर्सनल है। तो संविधान, किसी देश का जो संविधान है वो ये तय नहीं करता है कि आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, आपके दोस्त कौन होंगे, आप कितने घंटे सोएंगे, ये संविधान तय नहीं करता। संविधान केवल तय करता है कि आपसे जुड़े जो सार्वजनिक जीवन के विषय हैं। सार्वजनिक जीवन के विषय का क्या मतलब है, जो सबके लिए हैं, किसी समुदाय के हैं, आपके अकेले नहीं हैं, सबका हित उससे जुड़ा हुआ है, किसी एक जाति के नहीं है, किसी एक धर्म के नहीं है, वो सबके हैं। तो वो जो सार्वजनिक जीवन है उसका संचालन संविधान के हिसाब से होता है।
और हमारे जो पर्सनल चीज़ें हैं उनके विषय में मतलब उनका संचालन संविधान नहीं करता है। जैसे आप क्या खाएंगे पिएंगे, क्या मतलब पहनेंगे, लेकिन ये चीज़ें भी रिलेटिव है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि भाई आप मतलब कि कुछ भी पहने, आप शर्ट कच्छा बनियान पहन के बाहर निकल जाएं, तो आपको ये नहीं, वो फिर आपका अकेले पर्सनल मुद्दा नहीं रह जाएगा, वो सार्वजनिक हो जाएगा और वहाँ पे संविधान मतलब कि हस्तक्षेप करेगा। गोमांस खाना, आप कुछ भी खाइए, लेकिन जब आप गोमांस खाते हैं तो आपका पर्सनल मुद्दा नहीं रह जाता, वो सार्वजनिक जीवन का विषय हो जाता है। तो ये देखना है आपको, ये एक रिलेटिव चीज़ है। तो संविधान क्या करता है, ये आपको 200 वर्ड में लिखने लायक बता रहा मैं चीज़ें, कि 200 वर्ड में अगर संविधान पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे। तो संविधान क्या है, संविधान एक मतलब कि कुछ प्रावधान है, कुछ रूल्स है, कुछ नियम है, उनका समुच्चय है, उनके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। और शासन का क्या मतलब है कि सार्वजनिक जीवन का संचालन करना ही शासन है। सार्वजनिक जीवन का संचालन ही शासन है, तो पर्सनल का नहीं, सार्वजनिक जीवन का, जो पब्लिक लाइफ है उसका संचालन। तो अब सार्वजनिक जीवन का क्या मतलब है, सार्वजनिक जीवन में ऐसा मतलब कि जैसे आपसे कोई पूछे कि सार्वजनिक जीवन का फिर क्या मतलब है, तो सार्वजनिक जीवन का मतलब आप बताएंगे किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसी होगी, ये सार्वजनिक जीवन का विषय है, ये व्यक्तिगत विषय नहीं है। किसी देश की अर्थव्यवस्था कैसी होगी, उस देश की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी होगी, सामाजिक व्यवस्था कैसी होगी, शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी, विदेश नीति कैसी होगी, ये सारे विषय जो हैं ये सार्वजनिक जीवन के विषय हैं, ये पब्लिक मतलब कि पर्सनल विषय नहीं है। तो इनका संचालन करना ही मतलब कि शासन है, और शासन जो है वो किसके हिसाब से चलेगा, वो संविधान के हिसाब से चलेगा। तो आपने ये समझा कि संविधान क्या है, संविधान क्या है, संविधान एक प्रावधानों का कुछ प्रावधान है, उनका समुच्चय है, उसी के आधार पर देश का शासन चलाया जाता है। शासन क्या है, शासन सार्वजनिक जीवन का संचालन ही शासन है। और सार्वजनिक जीवन क्या है, किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था। इसका क्या मतलब है कि वहाँ पे जो लोग हैं वो कौन पीएम बन सकता है, मतलब कौन चुनाव लड़ सकता है, किसको मतदान देने का हक है, कौन मतलब कि ये सारी चीज़ें, राइट टू वोट किसको होगा, वो और मतलब कि पीएम की जो शक्तियाँ होंगी, सीएम की जो शक्तियाँ होंगी, ये सब सारी चीज़ें कहाँ से निकलती हैं। राजनीतिक व्यवस्था का संचालन कैसे होगा, जो हमारे जो विधानमंडल है, जो हमारी संसद है, उनके रूल्स और कानून क्या होंगे, ये सारी चीज़ें हमारी राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत आता है, और इनका संचालन ही शासन है। और शासन कहाँ से आता है, वो संविधान से करना है। आर्थिक व्यवस्था, किसी देश की जो अर्थव्यवस्था है उसके जो मूल विषय है ना, वो संविधान से ही आते हैं। जैसे कौन सा कर रोपड़ है केंद्र लगाएगा, कौन सा कर राज्य लगाएगा, बंटवारा कैसे होगा, जैसे अभी जीएसटी वाली चीज़ें हैं, तो जीएसटी में के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा। तो जो अर्थव्यवस्था की मूलभूत चीज़ें हैं वो संविधान से आती हैं। इसी तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था है। प्रशासनिक व्यवस्था का क्या मतलब है कि वहाँ पे जो अधिकारी होंगे उनकी ड्यूटी क्या होगी, उनकी शक्तियाँ क्या होगी, उनकी भर्ती का प्रोसेस क्या होगा। ऐसा नहीं होगा कि मनमाने तरीके से भर्ती कर दिया जाए। मोदी जी जिसको भी चाहें वैसे उसको भर्ती नहीं कर सकते। हर चीज़ का एक नियम होगा, कानून होगा, और वो कहाँ से आएगा, वो संविधान से आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सार्वजनिक जीवन के विषय हैं। सामाजिक व्यवस्था, जैसे शिक्षा व्यवस्था हो गई, शिक्षा व्यवस्था में अब धार्मिक शिक्षा होगी, गैर धार्मिक शिक्षा होगी, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा होगी। तो ये सारी चीज़ें कौन देखेगा, ये संविधान के हिसाब से तय होगा। विदेश नीति हमारी कैसी होगी, ये भी संविधान से ही तय होगा। हमारे जो मूलभूत संवैधानिक जो मूल्य होते हैं उनके हिसाब से ही हमारी विदेश नीति भी बनती है। तो संविधान के हिसाब से सार्वजनिक जीवन का संचालन होता है, और सार्वजनिक जीवन में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो पर्सनल चीज़ों का संचालन हमारा संविधान नहीं करता है, हमारे संविधान सार्वजनिक जो जीवन है उनका संचालन करता है। लेकिन ये चीज़ें रिलेटिव हैं। आप अगर मतलब कि पब्लिक में अगर जो संविधान की जो आपकी प्राइवेट चीज़ें हैं उनमें भी अगर मतलब कि जैसे मान लो कि आप कपड़े पहनने वाली चीज़ें ही जो मैंने बताई आपने, कुछ ऑब्सीन या वल्गर तरीके की आप चीज़ें की हैं, तो वो आपका पर्सनल विषय नहीं। आप ये नहीं कह सकते ये मेरा पर्सनल हित है, ये मेरा अधिकार है। अधिकार एक दायरे में, अधिकारों के भी सीमा संविधान में बताई गई है। यहाँ तक संविधान हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन आप जब अपने दायरा क्रॉस करते हैं, जब आप इधर बढ़ते हैं, तब आप संविधान वहाँ पे लागू हो जाता है, और फिर आपका मतलब कि जीवन जो है सार्वजनिक हो जाता है, और फिर सार्वजनिक जीवन का संचालन संविधान के हिसाब से होता है। तो ये आपने देख लिया। अब संविधान की कुछ मूलभूत और विशेषताएं हैं, उसको हम देखते हैं। तो संविधान की अन्य विशेषताओं में क्या आता है कि संविधान देश की सर्वोच्च विधि है। सर्वोच्च विधि का क्या मतलब है, सर्वोच्च विधि का मतलब है कि सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। किसी भी देश की या उस जगह की सर्वोच्च विधि कौन सी है, वो संविधान है। इसका मतलब कि इसके ऊपर कुछ भी नहीं।
चाहे पीएम हो, सीएम हो, कोई भी मतलब प्रेसिडेंट हो, जिला अधिकारी हो, कुछ भी हो, कोई भी आदेश ये अगर दे दें, अगर वो संविधान से कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो सब कुछ खारिज हो जाएगा, संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं होगा। कोई भी सैनिक जनरल कोई भी आदेश दे दे, लेकिन वो अगर संविधान से कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो तुरंत खारिज हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए जो संविधान के संरक्षक है वो ये सारी चीज़ें देखती है। उसी तरीके से संविधान की और विशेषता है कि संविधान एक देश की मूल विधि है। मूल विधि का क्या मतलब, ये इसका भी मतलब वही है कि अगर पीएम हो गए, पीएम को बहुत बड़ा बहुमत मिल गया तो संसद में कोई भी कानून मतलब कि ऐसा नहीं कि कुछ भी पास करवा सकते हैं, अगर वो संविधान से कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो वो खारिज हो जाएगा, क्योंकि ये मूल विधि है। कुछ भी आप नियम बनाते हैं, कोई भी कानून बनाते हैं, कोई भी रूल बनाते हैं, चाहे प्रेसिडेंट बनाए, संसद बनाए, विधानमंडल बनाए, वो तब तक चलते रहेंगे जब वो संविधान के से मतलब कि कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे, तब तक चलते रहेंगे, क्योंकि ये एक हायरार्की में है। सबसे ऊपर संविधान है, उसके बाद नीचे जो है रूल का जो नियम है ये सारे नीचे हैं। अगर जब तक ये इससे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे तब तक तो चल रहे हैं, लेकिन जब इससे कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे तो ये खारिज हो जाएगा, चाहे वो प्रेसिडेंट द्वारा बनाया जाए अध्यादेश जारी करके, संसद द्वारा बनाया जाए, विधानमंडल द्वारा बनाया जाए, या तो जो क्या कहते हैं डेलीगेटेड जो प्रावधान होते हैं, मतलब कि कुछ मूल प्रत्यायोजित विधान जो होते हैं, मतलब कि संसद ने बनाया उसके बाद अपनी शक्तियां दे दी कि आप जो मतलब कि बना लो, जो अधिकारी लोग अगर कुछ रूल्स वगैरह बना लिए, अगर वो भी अगर इससे खिलाफ जाते हैं तो वो तुरंत खारिज हो जाएंगे। तो ये क्या है, संविधान देश की मूलभूत विधि है। कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पीएम सीएम कुछ बन गए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हर चीज़ का मूल स्रोत जो है संविधान ही होगा, इसके अगेंस्ट आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप अगर कोई भी चीज़ है, आप 370 का मुद्दा ले लो, आधार का ले लो, दिल्ली गवर्नमेंट वर्सेस केंद्र सरकार का मुद्दा ले लो, सब कुछ फाइनली किस पे जाता है, संविधान पे, कि संविधान इसके विषय में क्या कहता है। और डिसाइड कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट हमारा, हाई कोर्ट हमारे, जो हमारी जुडिशरी है वो डिसाइड करती है। तो संविधान किसी देश की मूल विधि है, इसके अगेंस्ट में कोई नहीं जा सकता। संविधान शक्ति का मानचित्रण कहलाता है। संविधान शक्ति का मानचित्रण का क्या मतलब है कि हमारे देश में जो भी मतलब कि शासन संचालित करने वाली जो संस्थाएं हैं, संबंधित व्यक्ति हैं, उनकी जो शक्ति का स्रोत है वो कौन है, संविधान है। हमारे यहाँ पीएम की क्या शक्तियाँ होंगी, सीएम की क्या शक्तियाँ होंगी, राष्ट्रपति की क्या शक्तियाँ होंगी, न्यायपालिका की क्या शक्तियाँ होंगी, जो अधिकारीगण होंगे उनकी क्या शक्तियाँ होंगी, जो हमारे यहाँ पे संवैधानिक आयोग बने हुए हैं बहुत सारे, जैसे चाहे मान लो चुनाव आयोग हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, यूपीएससी हो गया, ये जो हमारे आयोग बने हुए हैं, इनकी शक्तियाँ क्या होगी, इनका सबका स्रोत क्या है, वो संविधान है। इसीलिए इसको बोलते हैं कि शक्ति का मानचित्रण है। तो हमने संविधान देख लिया पूरी तरीके से। अब आपसे अगर कोई 200 वर्ड में पूछे, 300 वर्ड में पूछे, चाहे जितने वर्ड में पूछे, आप संविधान को बहुत अच्छे तरीके से आप डिफाइन करके बता पाएंगे, इतना मुझे पूरा विश्वास है। अब देखिए दोस्तों, इसी से मिलता जुलता, संविधान से ही मिलता जुलता, ये हम देख लेते हैं, संविधान से मिलता जुलता एक शब्द है संविधानवाद। इसके बाद हम देखेंगे कि पॉलिटी क्या कहते हैं, पॉलिटी किसे कहते हैं, राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं। तो संविधानवाद का क्या मतलब है, लोग इसको इसलिए पढ़ा जाता है कि लोग समझ लेते हैं कि संविधानवाद दोनों एक ही चीज़ है, जबकि इसमें बहुत सारा डिफरेंस है, बहुत मतलब कि डिफरेंस है। यूपीएससी में 2-3 बार इससे सवाल भी पूछा गया। यूपीएससी 2020 में एक सवाल पूछा गया कि संविधानवाद का क्या अर्थ है। तो इसके जो ऑप्शन उन्होंने दिए, जैसे दिया उन्होंने लोकतांत्रिक सरकार, और क्या ऑप्शन दिए इन्होंने, संविधान के अनुसार शासन। तीसरा ऑप्शन क्या था, अधिकारों को मान्यता। डी ऑप्शन हमारा था सीमित शासन। ये 4 ऑप्शन थे। अब आपसे अगर पूछे कोई कि संविधानवाद का क्या अर्थ है, अगर आपने अभी तक पढ़ नहीं रखा, तो आप क्या कहेंगे कि हाँ, ये लोकतांत्रिक सरकार, ये भी सही हो सकता है, यही लगेगा आपको। कुछ कहेंगे संविधान के अनुसार शासन, बिल्कुल सही बात है कि अगर लोकतांत्रिक जो सरकार है वो संविधान के अगेंस्ट जाती है तो खारिज हो जाती है, तो इसलिए संविधान के अनुसार शासन। अधिकारों को मान्यता, बिल्कुल सही बात है, ये भी आप मान लेंगे। सीमित शासन, आपका दिमाग इस पर जाएगा ही नहीं, जबकि एक्चुअल मतलब संविधानवाद का यही मतलब है कि सीमित शासन, क्योंकि संविधानवाद ये जो शब्द है पूरी दुनिया में इसके प्रति मतलब कि एक मत है कि संविधानवाद हमेशा ज़्यादातर राज्य के अगेंस्ट में,
तो संविधान, क्योंकि इस सीमित शासन की वजह से ये सारी चीज़ें व्यक्ति को या नागरिक को अपने आप मिल जाती हैं। लोकतांत्रिक सरकार ये गारंटी नहीं है कि आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। संविधान के अनुसार अगर शासन संविधान ही अगर इस तरीके का बना दिया गया कि उसमें ही राजतंत्र डाल दिया गया, तो आपको कहाँ मान्यता दी जाएगी? अधिकारों को मान्यता अगर दे दी गई तो बहुत सारे अधिकार दे ही दिए गए, आपकी न ड्यूटी बताई गई, न्यायपालिका की कोई ड्यूटी है, शक्ति का पृथक्करण कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ अधिकार को दे देना, ये सिर्फ संविधानवाद की मतलब कि कोई एक उसका एक पैमाना तो है, लेकिन ये पूरी तरीके से फुलफिल नहीं है। लेकिन अगर आप इस पे देखते हैं कि सीमित शासन, तो इसमें ये सारी चीज़ें अपने आप आ जाती है। एक अगर ऑप्शन होता ई जिसमें सभी लिखा होता तो ये सारे ऑप्शन सही हो जाते, लेकिन सारी सही सभी नहीं है, तो ये सीमित शासन ये हमारा ऑप्शन सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि अभी हम आगे देखते हैं, जिससे आपको खुद ही लग जाएगा कि सीमित शासन ही इसका सही ऑप्शन होगा। देखिए, सीमित शासन का क्या मतलब है कि सीमित संविधानवाद का मतलब है सीमित शासन, और सीमित शासन का क्या मतलब है? सीमित शासन का मतलब है कि मनमाने शासन का अभाव। जहां अगर सीमित शासन होगा वहां मनमाना शासन नहीं होगा, वहां संविधान के अनुसार शासन होगा। मनमाना शासन अगर नहीं होगा तो मतलब कि वहां पे सीमित शासन होगा, और मनमाने शासन का अभाव का क्या मतलब है कि संविधान के अनुसार शासन। अगर मनमाना शासन का अभाव कब होगा? देखिए, मनमाने शासन अगर सरकारें मनमाना करती हैं तो वो कब नहीं होगा मनमाना शासन? वो तब नहीं होगा जब हमारे यहाँ हमको अधिकारों को, जो हमारे अधिकार हैं उनकी मान्यता दी जाएगी। हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, लोकतंत्र होगा, संविधान का पालन होगा, शक्ति का पृथक्करण होगा। तो अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, अधिकार है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, लोकतंत्र है, ये सब चीज़ें अगर हमारे यहाँ पे हैं तो मनमाने शासन का अभाव रहेगा। सरकार जो भी चाहेगी अपने हिसाब से कानून नहीं बना पाएगी अगर वो संविधान के खिलाफ हैं। संविधान अगर आज ये कहे दे कि सबको 6 घंटे सोने का अधिकार है बस, तो ये मनमाना शासन हुआ, तो हमारे अधिकारों को मान्यता दी नहीं गई। तो ये संविधान में भी लिखवा दे कि हर आदमी 6 घंटे सोएगा, तो संविधान तो है, लेकिन क्या संविधानवाद है? नहीं, संविधानवाद इसलिए नहीं कि अधिकारों को मान्यता नहीं दी गई। अगर इसमें ये लिख दे कि जो न्यायपालिका है वो जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती, तो क्या संविधान तो है, लेकिन क्या संविधानवाद है? नहीं है। ये कह दे कि आज से हम राजतंत्र फॉलो करेंगे, चीन के राष्ट्रपति ने लिख दिया कि अब वो आजीवन राष्ट्रपति रहेंगे, तो क्या वहाँ पे लोकतंत्र है? नहीं है, संविधान तो है। तो जब तक ये विशेषताएं नहीं होंगी वहाँ पे संविधानवाद नहीं होगा। ये सारी विशेषताएं सीमित शासन में आ जाती हैं। और सीमित शासन का मतलब मनमाने शासन का अभाव, मनमाने शासन का मतलब है कि ये चीज़ें होना, और ये चीज़ें होंगी तो मनमाना शासन होगा, मनमाना शासन का अभाव होगा, और मनमाने शासन का अभाव का मतलब है कि जो गवर्नमेंट होगी वो लिमिटेड गवर्नमेंट होगी, सीमित शासन करेगी। ये नहीं हर मतलब कि जहाँ पे नागरिक मतलब कि सारी चीज़ों की स्वतंत्रता है आपको, लेकिन कुछ चीज़ें आप मत छेड़िए, किसी और की स्वतंत्रता मत भंग करिए, वहाँ तक आपको स्वतंत्रता है, वहाँ तक आपके अधिकार है, सब कुछ है। तो गवर्नमेंट का काम सिर्फ इतना हो कि वो सीमित शासन करे, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, वो वाली चीज़ें वो संविधानवाद के तहत आती हैं। तो आपको हमेशा अगर संविधानवाद आपसे पूछा जाए तो आपको यही टिक करना है। जैसे अब इससे कुछ एसेशन और रीजनिंग के सवाल बनते हैं। आपसे ये पूछा जाए कि जहाँ संविधान होगा, तीन तरीके के स्टेटमेंट बनते हैं कि जहाँ संविधान होगा वहाँ संविधानवाद भी होगा। तो 99% केस में आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जहाँ संविधान है, भारत में संविधान है, इसलिए बाद में संविधानवाद भी है। सही बात है 99% केस में, लेकिन 1% केस में ये गलत हो जाएगा, और 1% भी केस में गलत है तो वो स्टेटमेंट गलत माना ही जाएगा। कब गलत माना जाएगा? जैसे मान लो कि हिटलर का लीड जर्मनी था, तो वहाँ पे संविधान था कि नहीं? बिल्कुल संविधान था। तो संविधान में ही उसने लिखवा दिया था कि जो राज्य होगा, जो स्टेट का हेड होगा, उसके पास असीमित शक्तियाँ होंगी, लोगों को अधिकार की मान्यता ही नहीं थी, वहाँ पे स्वतंत्र न्यायपालिका, लोकतंत्र ये सब नहीं थे, तो संविधान तो था। तो मतलब कि और चाहे ये मतलब जर्मनी का एग्जांपल दिया मैंने, इसी तरीके से आप इटली का एग्जांपल ले लो। मुसोलिनी कालीन जो इटली था वहाँ पे भी यही सारी चीज़ें थी, तो वहाँ पे संविधान तो था लेकिन संविधानवाद नहीं था। म्यांमार आजकल का, वहाँ पे क्या है? संविधान तो है लेकिन संविधानवाद नहीं है। जो सेना जो चाहती है, सैनिक गवर्नमेंट है, जो चाहती है वही कर लेती है, तो वहाँ पे संविधान तो है लेकिन संविधानवाद नहीं है। चीन अपने आप को लोकतंत्र कहता है, लेकिन चीन ने एक प्रावधान किया कि चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो अब आजीवन राष्ट्रपति रहेंगे। तो वहाँ पे संविधान तो है, लेकिन क्या ये संविधानवाद के लक्षण है? क्योंकि लोकतंत्र तो है ही नहीं, व्यक्ति को ऊपर तक पहुँचने का अधिकार ही नहीं, केवल एक ही व्यक्ति वहीं पे जो CPI का मेंबर है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की जो CPC का मेंबर है,
और वही ऊपर तक पहुंच जाएगा। इवन अब तो ये कह दिया कि शी जिनपिंग आजीवन राष्ट्रपति रहेंगे, तो ये संविधानवाद का लक्षण नहीं है, ये संविधान तो है। तो ये पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं, जहाँ संविधान नहीं होगा वहाँ संविधानवाद भी नहीं होगा। 90% केस में ये भी सही है, लेकिन 1% केस में ये भी गलत हो जाता है। मान लो कोई राजतंत्र है, अकबर वाला राजतंत्र था, तो संविधान तो था नहीं, अकबर जिसको चाहता था उसको चुनवा देता था, अनारकली को चुनवा दिया, मान लो कि चुनवा दिया, तो संविधान तो नहीं था, तो चुनवा देना क्या संविधानवाद है? नहीं है। तो ये 90% में मतलब कि जहाँ संविधान नहीं था वहाँ पे संविधानवाद भी नहीं होगा। तो 99% केस में ये भी मतलब कि सही है, लेकिन 1% केस में ये गलत हो जाएगा। अगर कोई शासक, मान लो कि कोई शासक ऐसा आ गया जिसने संविधान नहीं बनाया, लेकिन शासक इतना बढ़िया है कि जनता से सारे काम पूछ के करता है, हर चीज़ में जनता से सलाह लेता है, पब्लिक मीटिंग करता है, लेकिन कोई तरीके का संविधान नहीं बनाया, और इतना अच्छा राज्य है कि बिना संविधान के उसने अपने यहाँ पे संविधानवाद ला दिया, ये सारी चीज़ों को मान्यता दे दी है। तो क्या वो आप कहेंगे कि वहाँ का जो शासक है वो संविधानवाद को फॉलो करता है, लेकिन वहाँ पे संविधान नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जैसे राम राज्य की कल्पना महात्मा गांधी वाली, प्लेटो का दार्शनिक राजा जो शासक था उसने ऐसे ही कल्पना की थी। अब राम राज्य में गांधी ने कहा कि कोई शासक नहीं होगा, सब लोग इतने बेहतरीन होंगे कि अपने आप चीज़ों को फॉलो करेंगे, तो संविधान चाहे हो चाहे ना हो, लेकिन लोग ही इतने बढ़िया हो जाएंगे कि संविधानवाद अपने आप वहाँ पे आ जाएगा। तो ये भी केस गलत हो जाता है। सामान्यतः जहाँ संविधान होगा वहाँ संविधानवाद भी होगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही माना जाएगा कि भारत जैसा समाज, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए सब जगह पे संविधान भी है और संविधानवाद भी है। तो आपसे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा, यूपीएससी में क्या है, यूपीएससी में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप किसी एक ही ऑप्शन को चुन सकते हैं, आप सारे को नहीं चुन सकते, किसी एक को ही गोला करेंगे। लेकिन आपको अगर इसमें ये भी लिखा है कि आपको अगर ये लगता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शन अगर आप सही है, तो आप ये कर सकते हैं कि जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको लगता है आप केवल उसको चुनिए। तो आपको ये ध्यान रखना है, तो आपको ये ऑप्शन चुनना है कि जहाँ सामान्यतः जहाँ संविधान होगा वहाँ संविधानवाद भी होगा। तो अभी तक हमने जो संविधान की परिभाषा देख ली, संविधानवाद देख लिया, कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया, तो अब हमारा जो एक मूल मतलब कि डिफरेंट पॉलिटी से अब हम उसको देखेंगे। एक मिनट दोस्तों, तो संविधानवाद देख लिया, संविधान देख लिया, अब हम देखते हैं कि पॉलिटी किसे कहते हैं, राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं। देखिए अब आगे देखते हैं कि हमने संविधान तो पढ़ लिया, संविधान में मोटा मोटा हमने ये जान लिया कि जो कुछ प्रावधान होते हैं, कुछ कानून होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उनका जो समुच्चय होता है और उसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है, तो उसको हम संविधान कहते हैं। ये हमने मोटा मोटा जान लिया कि आर्टिकल वगैरह की जो बातें हैं, जो हमारी एक संविधान की किताब है उसमें जो बातें हैं वो चीज़ें संविधान कहलाती हैं। अब हम उसके दूसरे पार्ट में, क्योंकि हमारे जो सिलेबस है उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिटी दिया हुआ है, तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ लिया, समझ लिया क्या है। अब हम देखते हैं कि जो राज्य व्यवस्था होती है वो क्या होती है, और इन दोनों के जब पढ़ लेंगे हम, जान जाएंगे, तब इसके दोनों के अंतर को जैसे ही जानेंगे तब हमारे दिमाग में एक स्पष्ट इमेज बनेगी कि हमको हमारा सिलेबस क्या है और हमको पढ़ना क्या क्या है। तो अब देखते हैं कि राज्य व्यवस्था क्या होती है। तो जैसे संविधान जो होता है दोस्तों, वो एक सैद्धांतिक चीज़ है। हमारे जो मतलब कि जो संविधान की बुक है उसमें जो चीज़ें दे दी गई वो चीज़ें संविधान के अंतर्गत आती हैं, और वो एक सैद्धांतिक चीज़। सैद्धांतिक का क्या मतलब है? सैद्धांतिक का मतलब है कि जो चीज़ें उसमें लिखी हैं, क्या किया जाना चाहिए, कैसा हमारा देश समाज होना चाहिए, कैसी हमारे एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, कैसी हमारी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए, वो संविधान हमको बताता है। लेकिन क्या व्यवहार में वैसी चीज़ें होती हैं? नहीं होती हैं। तो व्यवहार में जो चीज़ें होती है उसको हमारी राज्य व्यवस्था बताती है। तो पहले इसको आप पढ़ लीजिए, फिर मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करते जाता हूँ। देखिए, राज्य व्यवस्था संविधान का अनुप्रयोग है, उसका जो एप्लीकेशन है ना, जो हम राज्य व्यवस्था का मतलब है कि जब हम संविधान को अप्लाई करते हैं तो, या व्यवहार में जब संविधान को लागू करते हैं तो उनसे कुछ विषय और मुद्दे उभर कर सामने आते हैं। राज्य व्यवस्था को जब आप अप्लाई करते हैं तो उनसे कुछ व्यवस्था मतलब कि विषय और मुद्दे उभर कर सामने आते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से हम राज्य व्यवस्था की संज्ञा देते हैं। एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, आप बस सुनते जाइए। राज्य व्यवस्था के प्रमुख तत्व क्या हैं? तत्व हैं इसके संसद के कानून, न्यायपालिका के निर्णय, संसद संस्थाएं और उनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दे, और जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा
आदि कारक और उनकी राजनीति में भूमिका, इन सब चीज़ों से मिल के राज्य व्यवस्था बनती है। देखिए, अब ऐसे आपको नहीं समझ में आया होगा। अब मैं एक एक चीज़ समझाता है। मुद्दे का क्या मतलब है कि अगर हमने संविधान को लागू किया तो उनसे मुद्दे उभर के आए, तो मुद्दे का क्या मतलब है, मुद्दे क्यों उभर के आते हैं? क्योंकि संविधान जो है, संविधान एक किताब है। देखिए, जब लागू किया गया और हमारे मतलब कि जो समाज होता है वह गतिशील समाज, मतलब उसमें गतिशीलता होती है, समाज हमेशा चेंज होता रहता है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। तो जब संविधान लिखा गया था तो उसी समय सारी चीज़ें तो लिखी नहीं जा सकती, और अगर संविधान में संशोधन भी होता है समय समय पर, तो इकट्ठे इतनी सारी चीज़ आती हैं, तो अगर संशोधन करके आप डालते जाए तो बहुत बड़ा पुलिंदा बन जाएगा। तो हर चीज़ संविधान में लिखी नहीं जा सकती, और उस समय की जो परिस्थितियां थी, हमारे जो संविधान निर्माता थे वो चीज़ आज की चीज़ों से अनभिज्ञ थे। उनको बहुत सारी चीज़ों का तो अंदाजा था, लेकिन कुछ इशू जो आज उभर के आते हैं उनको उसी समय नहीं पता चल गया। अगर जैसे कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा है, तो 1950 में या जब कानून लागू संविधान बनाया गया, तो उस समय उनको ये आइडिया नहीं था कि कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा उठेगा। तो अगर उनको ये मालूम होता तो शायद वो संविधान में प्रावधान कर देते उसी टाइम पे। लेकिन हर चीज़ें संविधान में लिखी नहीं गई हैं, क्योंकि समाज बदलता है, देश बदलता है, परिस्थिति बदलती है, और उसके अनुसार उसमें संशोधन होता है। और जो उसका जो एप्लीकेशन वाला पार्ट, जो व्यवहारिक चीज़ें होती है, वो हम जो पढ़ते हैं तो उसको हम राज्य व्यवस्था के अंतर्गत रखते हैं। हिजाब का मुद्दा जैसे आया कर्नाटक में, तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने इसका सही माना, और उसका स्रोत क्या बताया कि हमारा जो संविधान है, देखिए मूल चीज़ें सैद्धांतिक रूप से संविधान से आएंगी, और उसके जो व्यवहारिक चीज़ें हैं, अब हिजाब का मुद्दा जो है संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जब न्यायपालिका इस पर निर्णय देगी तो कहाँ का रेफरेंस लेगी? संविधान का रेफरेंस लेगी कि हमारा संविधान जो है धर्मनिरपेक्षता को, समानता को, इक्वालिटी को, सबके अधिकार को बराबर तरीके से तौलता है। और उस आधार पे कर्नाटक हाई कोर्ट ने, जो कर्नाटक सरकार का निर्णय था कि हिजाब जो है, जो मतलब स्कूलों में बैन होना चाहिए, उसको सही माना, क्योंकि इसका स्रोत जो है वो संविधान को ही ढूंढते हैं। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि ये जो मतलब हिजाब है ये संविधान में के तहत है, लेकिन व्यवहार में ये मुद्दा उभरा, तो संसद मतलब कि वो जो कर्नाटक सरकार है इस पर कानून बनाई। तो जैसे मतलब कि धर्मनिरपेक्षता जो है हमारे संविधान में है, समानता हमारे संविधान में है, और जैसे मतलब अधिकार की बात हमारे संविधान में है, तो जो अधिकार की बात, जो समानता, ये सारी जो चीज़ें हैं, जो धर्मनिरपेक्षता, ये हमारे संविधान में है। तो ये हो गया संविधान का पार्ट। लेकिन जो हिजाब के लिए कर्नाटक सरकार ने कानून बनाया, ये क्या हो गया? ये राज्य व्यवस्था का पार्ट हो गया। अब देखिए, दूसरा एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि जैसे हमने मोटा मोटा ये समझा कि संविधान सैद्धांतिक चीज़ है, ये बताता है कि नीतियाँ कैसी होनी चाहिए, उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताती है। अब देखिए, जैसे आर्टिकल 17 है, संविधान का एक आर्टिकल 17 है, वो क्या बताता है? आर्टिकल 17 बताता है कि अस्पृश्यता जो है, जो छुआछूत है, इस अस्पृश्यता, इसका अंत किया जाता है, और जो अस्पृश्यता होगी अगर कोई करता भी है तो उसको वो एक दंडनीय अपराध होगी। अब इतना तो लिख दिया गया संविधान में। और जो हमारे संविधान निर्माता थे शुरुआत में, उन्होंने पहले तो यही घोषणा कर दी कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, लेकिन वो हमारे समाज से परिचित थे कि कोई ना कोई मतलब कि समय के अनुसार ये चीज़ें अचानक से चली नहीं जाएंगी, तो इसमें कुछ इशू आते रहेंगे। तो अगर उसके कोई भेदभाव किया तो उसको मतलब कि इसका जो विधि के अनुसार उसको दंड दिया जाएगा, ये संविधान निर्माता ने लिख दिया। लेकिन आर्टिकल 17 हमको ये नहीं बताता है कि मान लो जैसे देखिए, अब कोई व्यक्ति ए है और कोई व्यक्ति बी है। ए जो है बी के प्रति अस्पृश्यता करता है, छुआछूत की भावना करता है, या उसके साथ भेदभाव करता है। अब ये मुद्दा गया मान लो कि जज के पास। अब जज क्या ने देखा कि हाँ, ये मतलब ए ने बी के साथ अस्पृश्यता तो की है, आरोप सही है, लेकिन अब जब देखता है कि हमारे आर्टिकल 17 में ये तो बताया गया है कि भाई दंडनीय अपराध है, लेकिन इसके लिए दंड की कितना होगा, जो दंड होगा कितना होगा, कैसा दंड होगा, इसकी व्याख्या तो की नहीं गई है। अब दंड जो होते हैं बहुत तरीके के हो सकते हैं, अर्थदंड हो सकता है, कारावास हो सकता है, मृत्यु दंड हो सकता है। अगर इसको हम जज के ऊपर छोड़ दिए तो कोई सा भी दंड दे सकता है कि मामले में हर मामले में अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगी। 3 लोग फंसे, तीनों को लिए अलग अलग दंड हो जाएगा। तो जज जब देखता है कि भाई आर्टिकल 17 में हमारे लिए कुछ भी नहीं दिया गया है, तो इस चीज़ के लिए तो जब हमारा संविधान भी इसके विषय में नहीं बताता है। अगर संविधान ये सब चीज़ करेगा, एक एक चीज़ बारीकी से बताएगा, माइन्यूट तरीके से बताएगा, तो संविधान बहुत बड़ा हो जाएगा।
तो व्यवहार में इसका हमारे मतलब कि सॉल्यूशन क्या होता है, तो हमारे यहाँ जो सॉल्यूशन होता है कि संसद इसके लिए कानून बनाएगी। संसद ने इसके लिए कानून बनाया। अब कानून क्या था? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। अब इस कानून में ये विस्तार से बता दिया गया कि अगर कोई अस्पृश्यता करता है तो पहली बार में उसको कितना दंड दिया जाएगा, दूसरी बार में उसको कितना दंड दिया जाएगा, तीसरी बार में कितना दंड दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें व्यवहार में हमने इसको समाधान कर लिया। तो जो संसद के कानून हुए, एक पार्ट ये हुआ। दूसरा पार्ट हुआ जो हमारा मतलब संविधान है। संविधान जैसे है आर्टिकल 17, संविधान का आर्टिकल 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता निवारण की बात करता है, और उसी के लिए संसद ने एक कानून बनाया, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम ये बनाया। तो ये जो हुआ ये संविधान हुआ। संसद का कानून जो बनाया संसद ने, ये उसका राज्य व्यवस्था वाला पार्ट हुआ, क्योंकि संविधान ने सैद्धांतिक रूप से हमको बता दिया कि क्या होना चाहिए, लेकिन उसके लिए बहुत सारे प्रावधान नहीं है। और व्यवहार में जो मुद्दे उभर के आए कि किसी ने किसी के साथ भेदभाव किया, उसके लिए संसद ने कानून बनाया। इसीलिए ये जो मतलब कानून हुए, संसद के कानून हुए, उससे जो मुद्दे हुए ये राज्य व्यवस्था का पार्ट हुए। और ये जो चीज़ें हुई आर्टिकल 17 ये संविधान का पार्ट हुआ। तो संविधान जो है सैद्धांतिक है, राज्य व्यवस्था उसका व्यवहारिक पार्ट है। मोटा मोटा आपने ये समझ लिया। अब दूसरी चीज़ें देखते हैं, जैसे न्यायपालिका का कोई निर्णय हो गया। इसी तरीके से हाल ही में संसद के कानून में ही एक चीज़ और है कि अब हाल ही में एक संशोधन किया गया। आरपीए जो कानून है हमारा 1951 का, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, उसमें एक संशोधन किया गया कि वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ दिया गया। बहुत विरोध हुआ। संविधान में ये हमारे कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, आधार के विषय में हमारे संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन संसद ने इसके लिए कानून बनाया और कानून जो लागू हो गया। तो आपको ये देखना है, तो जो कानून बनाया वो राज्य व्यवस्था का पार्ट हुआ, लेकिन जो मतलब उसका मेन अगर वो खारिज होता है तो किस मूल पे खारिज होगा? क्योंकि वो संविधान के अपोज में है, संविधान से मैच नहीं खाता अगर वो खारिज होगा तो हाल अगर आप देखें कि जो हाल के मुद्दे हैं, जैसे मान लो कि यूसीसी हो गया, अब इसमें खूब ज़्यादा डिबेट चल रहा है, संसद कानून बनाएगी। तो जो मतलब कि यूसीसी की मूल सोर्स जो है आर्टिकल 44 तो हमारे संविधान में दे दिया गया है कि होना चाहिए, सैद्धांतिक रूप से वहाँ है, लेकिन व्यवहार में मुद्दे उठते हैं, उस पर संसद कानून बनाती है, और फिर वो अगर लागू होते हैं या उससे संबंधित जो मुद्दे उठते हैं वो राज्य व्यवस्था का पार्ट है। आज का सवाल इन्हीं से ज़्यादा आ रहे हैं। आपको इस पर भी फोकस करना है और संवैधानिक पक्ष उस पर भी फोकस करना। हर मामले नहीं पढ़ने, लेकिन जो कम से कम मोटे मोटे मामले या राष्ट्रीय स्तर के जो मामले होते हैं, अब किसी का भूमि का विवाद है, वो अगर वो सब चीज़ें नहीं पढ़नी है। बड़े बड़े जो कानून है, संसद के कानून है, और जो राष्ट्रीय स्तर के कानून है या मतलब कि नेशनल इशू जो बनते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। दूसरा देखते हैं न्यायपालिका के निर्णय। अब देखिए इसको एक एग्जांपल समझो कि आर्टिकल 19 है हमारे संविधान में। आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 कहता है, इसमें कई प्रकार की देखिए स्वतंत्रता की बात की गई है, कई प्रकार की इसमें स्वतंत्रता की बात है। इसमें एक स्वतंत्रता जो है वो बताई गई है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब इसकी बात आर्टिकल 19 में की गई। देखिए आर्टिकल 19 में यह बताया गया कि हम मतलब कि हमको कई प्रकार की स्वतंत्रता होगी, उसमें विचार और अभिव्यक्ति की एक स्वतंत्रता भी शामिल है। आगे चल के ये केस आया कि भाई विचार और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसमें क्या प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है? प्रेस की स्वतंत्रता ये शामिल है कि नहीं शामिल है? तो देखिए आर्टिकल 19 ये तो हो गया संविधान, लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता ये संविधान में मतलब कि ये इसके तहत है कि नहीं है? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय में मतलब कि ये निर्णय कौन सा था? एक केस था कि इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर केस 1985 का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि प्रेस की स्वतंत्रता इसमें शामिल है, और प्रेस की स्वतंत्रता को भी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और ये उनका मूल अधिकार है। तो ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने कह दी। तो अब देखिए मूल रूप से ये हमारे संविधान में नहीं था, लेकिन व्यवहार में ये मुद्दा आया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये व्याख्या की। तो सुप्रीम कोर्ट के अगर ये निर्णय हुए तो ये हो गए राज्य व्यवस्था के पार्ट, और उसका मूल सोर्स क्या है? जो सैद्धांतिक रूप से आर्टिकल 19 ये है संविधान का पार्ट। इसी तरह EWS का मुद्दा था। संविधान मतलब कि हमारी संसद ने कानून बनाया, और उसका जो आधार उन्होंने आर्टिकल 16 दिया, 15 दिया, उसके आधार पर कानून बनाया, तो वो किसका पार्ट हो गया? EWS जो हमारा मतलब कि आरक्षण का कानून आया वो किसका पार्ट होगा? वो राज्य व्यवस्था का पार्ट हो गया। उसका आधार क्या है? संविधान है। संविधान सैद्धांतिक रूप से चीज़ें हो गई। तो ये हमने देख लिया। इसी तरह समलैंगिकता का मामला,
सबरीमाला का मामला, जो भी मामले हैं वो राज्य व्यवस्था के पार्ट है। आजकल सवाल इनसे ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको दोनों चीज़ें पढ़नी है। 50% ही होगा अगर केवल आपने संविधान अकेले पढ़ा। अगर ये इशू नहीं पढ़े तो यूपीएससी मेंस का अभी एग्जाम हुआ है 2 दिन 3 दिन पहले, उसमें पॉलिटी के पेपर आप एनालिसिस करिए, एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो आपको करंट के मुद्दे जो है उनसे जोड़कर सवाल ना हो। तो आपको ये तो ज़रूर ही पढ़ना है। 50% इसमें से है, आपको सैद्धांतिक रूप से संविधान भी पढ़ना है, व्यवहारिक रूप से राज्य व्यवस्था पढ़नी है। और जब दोनों को आप ढंग से समझ पाते हैं तो आप जो सवाल के आंसर लिखते हैं वो ढंग से लिख पाते हैं, और आपकी जो समझ बनती है वो भी बेहतरीन तरीके से बनती है। एक और केस हुआ गुलाम नबी आज़ाद केस। गुलाम नबी आज़ाद केस 2020। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल जब 370 हटाया गया तो बहुत दिन तक इंटरनेट को बैन रखा गया। तो उसी पे जो सुप्रीम कोर्ट ने मतलब कि गुलाम नबी आज़ाद ने केस किया सुप्रीम कोर्ट में, तब उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो इंटरनेट का अधिकार है, बहुत दिन तक इंटरनेट बंद रखा गया था वहाँ पे, तो जो इंटरनेट का अधिकार है ये लोगों का मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है। तो इंटरनेट को फंडामेंटल राइट का अधिकार किस में दिया गया? गुलाम नबी आज़ाद केस में सुप्रीम कोर्ट का द्वारा। तो ये कहीं भी संविधान में लिखा नहीं था, लेकिन व्यवहार में ये चीज़ें आई, संविधान से उभरी, तो ये राज्य व्यवस्था का पार्ट हो गई। आपको मोटा मोटा सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब और एक चीज़ देखते हैं, तीसरी चीज़ ये है, देखिए 1 मिनट, ये संस्थाओं के विषय में कि संस्थाएं और उनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दे। अब देखिए, पहले हम ये समझ लेते हैं कि विभिन्न तरीके की जो संस्थाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। उसको आप समझ लेंगे तो आपके मन में बहुत सारे जो डाउट्स होते हैं संस्थाओं को लेके वो भी दूर हो जाएंगे। अब हम संस्थाओं के विषय में जानते हैं। आपसे हमेशा सवाल ये पूछा जाता रहेगा, और आपसे आपके दोस्त पूछ लेते हैं, कोई भी पूछ लेता है कि संवैधानिक, विधिक, गैर संवैधानिक, कानूनी, कार्यकारी, इन सब संस्थाओं में अंतर क्या होता है, आपसे ये पूछा जाता है हमेशा। और आप हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि संवैधानिक, सांविधिक क्या है, विधिक क्या है, कार्यकारी संस्था है, असंवैधानिक संस्था कौन है, गैर संवैधानिक संस्था या संवैधानिक संस्था कौन है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती रहती हैं। तो हम यहाँ पे ये एक एक चीज़ के विषय में हम यहाँ पे जान लेते हैं कि किसको हम संवैधानिक संस्था बोलते हैं, किसको असंवैधानिक बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किसको बोलते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल किसको बोलते हैं, गैर संवैधानिक या संवैधानेतर किसको बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती हैं वो सब हम किसको बोलते हैं। तो देखिए, मोटे तौर पर जो संस्थाएं होती है वो 3 तरीके की होती हैं। एक तो संवैधानिक संस्था हो गई, दूसरी हो गई असंवैधानिक संस्था जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और तीसरी हो गई गैर संवैधानिक या संवैधानेतर संस्था जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल हो गई। एक एक चीज को आप पढ़ते जाइए। आप मतलब कि यहाँ पे जो बताऊंगा ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से बताऊंगा, आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो सबसे पहले आप ये देखो कि संवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं। संवैधानिक संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जिनका स्रोत जो होता है संविधान होता है। हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पर जो चीज़ें लिखी हुई हैं इस बुक में, उनके अगर इस बुक में इन संस्थाओं का प्रावधान है तो वो संस्थाएं कहलाएंगी संवैधानिक संस्थाएं। इनकी जितनी भी पावर हैं, इनके जो कार्य हैं, इनकी संरचना है, ये सारी चीज़ों के विषय में उस संविधान में लिखा होगा। तो संविधान की जो हमारी बुक है उसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जिन संस्थाओं के बारे में लिखा होगा, वही संस्थाएं केवल संवैधानिक संस्थाएं कहलाएंगी। जैसे आर्टिकल 324 जो संविधान का है, उसमें भारत का जो चुनाव आयोग है, निर्वाचन आयोग है, उसके विषय में प्रावधान है, उसकी शक्तियों के बारे में, उसके कार्य के बारे में, उसके संरचना के बारे में बताया गया है। तो भारत का जो निर्वाचन आयोग होगा किस तरीके की संस्था हो जाएगी दोस्तों? ये एक तरीके की संवैधानिक संस्था हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि संवैधानिक संस्था का मतलब सिर्फ इतना है कि उसकी जो व्याख्या है, उसकी जो मतलब कि वो जो कहाँ से उसका जो स्रोत है वो हमारा संविधान है। इसी तरीके से भारत का वित्त आयोग है। आर्टिकल 280 में 280 में ये लिखा हुआ है भारत के वित्त आयोग के बारे में। तो उसकी संरचना कैसी होगी, उसके कार्य कैसे होंगे, ये सारे चीज़ का स्रोत क्या है? संविधान। तो वित्त आयोग कैसी संस्था हो गई? भारत का वित्त आयोग जो है वो एक संवैधानिक संस्था हो गई। इसी तरह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, 338 में लिखा हुआ है, तो ये कैसी संस्था हो गई? संवैधानिक संस्था। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, कैसी संस्था हो गई? ये संवैधानिक संस्था हो गई। तो जो इनका स्रोत हमारा संविधान है, जो संविधान से सृजित हुई है, वो कैसी संस्थाएं हो गई दोस्तों? वो संवैधानिक संस्था।
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई। अब दूसरा देखते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसका जस्ट अपोजिट, एकदम उल्टा। इसको अब अभी हटाइए, आप पहले असंवैधानिक समझिए। असंवैधानिक संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जो संविधान विरोधी होती हैं। संविधान में प्रावधान तो है नहीं, लेकिन जो संविधान के आदर्श हैं इवन उसके भी खिलाफ होती हैं ये संस्थाएं। इनको संविधान में या कहीं पे भी किसी भी तरीके से कानून में, संविधान में कहीं भी इनको बनाने की अनुमति नहीं होती है फिर सिद्धांत में, लेकिन व्यवहार में एग्जिस्ट करती हैं। तो इस तरीके की जो संस्थाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं? असंवैधानिक संस्थाएं। जैसे उल्फा हो गई, जो असम में उल्फा संस्था थी, वो किस तरीके की संस्था है? वो हमारे जो संविधान है उसके प्रावधानों के विरुद्ध काम करती है, उसके आदर्शों के विरुद्ध काम करती है। किसी प्रकार का आतंकी संगठन हो गया, बब्बर खालसा हो गया जो खालिस्तान की मांग करता है, देश तोड़ने की बातें करता है, तो किस तरीके का संविधान संगठन हो गया? असंवैधानिक संस्था है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं हैं। बब्बर खालसा देख लिया आपने, सिमी संस्था देख लीजिए, सिमी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, ये भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए कार्य करती है। तो ये जो संस्था है वो किस तरीके की संस्थाएं हो गई? असंवैधानिक संस्थाएं, जिनको बनाने की अनुमति नहीं है। सरकारें इसको बैन करती रहती हैं, लेकिन व्यवहार में ये एग्जिस्ट करती रहती हैं क्योंकि ये सरकार की पहुंच से कई बार दूर होती हैं। तो जो संस्थाएं संविधान के विरोधी होती हैं वो संस्थाएं कहलाती हैं असंवैधानिक संस्था। अब देखिए, हर संस्था, जैसे संवैधानिक संस्थाएं, इन सब के विषय में निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, महिला आयोग, जितने मतलब कि जो भी आयोग है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो चाहे गैर कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब कि गैर संवैधानिक हो, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल हो, सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ इन संस्थाओं के विषय में मोटा मोटा जान लेते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। अब देखिए, तीसरा जो तरीका है वो है बांटने का इनको संस्थाओं को, वो गैर संवैधानिक। देखिए, असंवैधानिक अलग बात है, गैर संवैधानिक या संविधानिक संस्थाएं, मतलब ये जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती हैं ये संविधान के उद्देश्यों को तो पूरा करती हैं। देखिए, गैर संवैधानिक संस्थाएं कौन होती हैं? वे संस्थाएं जो संविधान के द्वारा सृजित नहीं है, संविधान में इनका प्रावधान नहीं है, मतलब हमारी जो बुक है संविधान की उसमें इसका प्रावधान नहीं है, लेकिन ये संविधान के आदर्शों को पूरा करती हैं। मतलब हमारे संविधान में अगर ये कहा जाए कि भारत का विकास होना चाहिए, यहाँ से जो जाति व्यवस्था है उसका उन्मूलन होना चाहिए, जो अस्पृश्यता है उसका उन्मूलन होना चाहिए, SC ST जो है या OBC है इनका विकास होना चाहिए, तो इन सब के लिए, महिलाएं उसके विकास होना चाहिए, तो इन सब के लिए ये संविधान के आदर्श हो गए। और इन सब के विकास के लिए अगर कोई संस्थाएं बनाई जाती हैं लेकिन उनका प्रावधान संविधान में नहीं होता, अलग से बनाई जाती हैं, तो वो संस्थाएं कहलाती हैं गैर संवैधानिक संस्थाएं। असंवैधानिक नहीं, गैर संवैधानिक। इस तरह की कौन सी संस्थाएं हो जाती हैं? जैसे नीति आयोग है, संविधान के उद्देश्यों को पूरा करती है, ये असंवैधानिक तो है नहीं कि संविधान विरोधी काम करती है, इसका प्रावधान भी संविधान में नहीं है, लेकिन ये संविधान के द्वारा मतलब कि एक संस्थाएं बनाई गई। अब बताता हूँ मतलब कि जो नीति आयोग है किस तरीके की संस्थाएं हैं, इसका डिवीजन करेंगे जब हम गैर संवैधानिक संस्थाओं का, तो उसके अंतर्गत आएंगे। लेकिन गैर संवैधानिक संस्था है नीति आयोग, क्यों? क्योंकि ये संविधान के आदर्शों को पूरा करती है लेकिन इनका प्रावधान संविधान में नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसको जैसे नीति आयोग को किसने बनाया था? जैसे प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद ने इसको बनाया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार संसद के एक कानून के द्वारा मानव अधिकार संरक्षण कानून पारित किया गया, उसके द्वारा बनाया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग है, इसी तरीके से महिला आयोग अधिनियम पारित किया गया, उसके द्वारा बनाया गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, अल्पसंख्यक अधिनियम पारित किया गया और उसके द्वारा बनाया गया। इनका प्रावधान जो है संविधान में नहीं है, लेकिन ये संविधान के आदर्शों को पूरा करने के लिए बनाए गए। संसद द्वारा या फिर मान लो कि विधायिका द्वारा या राष्ट्रपति या कार्यपालिका द्वारा, इन सब के द्वारा जो बनाई जाती है, उस तरीके की जो संस्थाएं होती हैं वो गैर संवैधानिक संस्थाएं होती हैं। अब देखिए, जो गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं इनको 3 तरीके से बांटा गया। एक होती है सांविधिक या कानूनी संस्थाएं, स्टैट्यूटरी या लीगल बॉडी। दूसरी होती कार्यकारी संस्थाएं, एग्जीक्यूटिव बॉडी। और तीसरी या अदर्स में, इसको हम काउंट कर लेते हैं, बाकी जो बचती हैं। देखिए, तो अब जो गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया। तो जो सांविधिक हैं, स्टैट्यूटरी बोलते हैं इसको, तो जो स्टैट्यूटरी बॉडी होती हैं, सांविधिक संस्थाएं होती हैं, ये कैसे बनती हैं? ये संसद या विधायिका के जो कानून होते हैं उनके द्वारा बनाई जाती हैं संस्थाएं। जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो गया, राष्ट्रीय महिला आयोग हो गया, संसद बनाती है या विधायिका बनाती है, एक अधिनियम पारित करती है, उसके द्वारा ये संस्थाएं बनाई जाती हैं। तो ये सांविधिक संस्थाएं हो जाती हैं, लीगल संस्थाएं हो जाती हैं। कार्यकारी संस्थाएं, जो मतलब संस्थाएं एग्जीक्यूटिव जो बॉडी होती हैं, ये राष्ट्रपति या कार्यपालिका के आदेश से निर्मित होती हैं।
सेंट्रल में राष्ट्रपति के आदेश से और राज्य में राज्यपाल के आदेश से। इनके आदेश से संसद की मतलब कि संसद की प्रक्रिया का ना अपनाते हुए केवल राष्ट्रपति या कार्यपालिका के आदेश से जो संस्थाएं बन जाती हैं, जैसे नीति आयोग, उनको हम कार्यकारी संस्थाएं बोलते हैं। अन्य प्रकार की जो संस्थाएं होती हैं दोस्तों, इसमें अब बाकी जो संस्थाएं बचती हैं वो सारी आ जाती हैं विभिन्न प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संगठन। मतलब न ये गैर संवैधानिक होती हैं, न संवैधानिक होती हैं, ना ही असंवैधानिक होती हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के छात्रों के संगठन हैं। अब छात्र निजी आदमी जो बनाते हैं, जैसे भारतीय किसान यूनियन हो गया, अब ये अन्य प्रकार के हम रख देते हैं। विभिन्न छात्रों के संगठन है, NSUI, ABVP, ये जो संस्थाएं होती हैं, ये सब किस तरीके की संस्थाएं होती हैं, अन्य में इसको हम रख देते हैं। एक तरीके की गैर संवैधानिक संस्थाएं ही है। तो हमने अब ये जो इस देख लिया कि विभिन्न प्रकार की जो भारत में संस्थाएं होती हैं, सांविधिक, संवैधानिक, गैर संवैधानिक, संवैधानिकता, सारे तरीके की संस्थाओं को देख लिया। अब आपको किसी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो देखिए, विभिन्न जो संस्थाएं थी और उनसे उत्पन्न होने वाले विषय। अब मानवाधिकार से कोई अगर विषय उत्पन्न होता है तो उसमें मानवाधिकार से जुड़ी जो संस्थाएं हैं या महिलाओं से जुड़ा कोई विषय उत्पन्न होता है तो उससे जुड़ी जो संस्थाएं हैं वो डिबेट में आ जाती हैं या उनकी भूमिका डिबेट में आ जाती है कि इनका क्या कार्य होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये राज्य व्यवस्था की मतलब कि राज्य व्यवस्था के दायरे में आती हैं। इसी तरीके से सभी मतलब कि ये होता है कि जाति व्यवस्था के, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र या भाषा के नाम पर वोट नहीं मांगना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे इन सब चीज़ों के नाम पे वोट मांगी जाती है, इन सब की राजनीति में भूमिका होती है। तो इनसे जो विषय उत्पन्न होके आते हैं वो राज्य व्यवस्था का पार्ट होते हैं और हमको वो भी पढ़ना चाहिए। तो मूलतः अभी तक हमने क्या देख लिया दोस्तों? देखिए, हमने ये देखा कि जो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का पार्ट हम देख रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले हमने देखा कि संविधान क्या है। तो संविधान को हमने जान लिया कि ये उन प्रावधानों का समुच्चय है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। और फिर हमने ये देख लिया कि शासन क्या है, कि सार्वजनिक जीवन का जो संचालन होता है वही शासन होता है। फिर आगे क्या देखा हमने, जो संविधानवाद है और संविधान में क्या अंतर होता है ये चीज़ें देख ली। फिर हमने देखा राज्य व्यवस्था क्या होती है, वो चीज़ें हमने देख ली। और फिर उसके अंतर्गत जो मतलब कि राज्य व्यवस्था में पढ़ते समय हमने ये देख लिया कि जो विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं होती हैं उनके विषय में जान लिया दोस्तों। तो मोटा मोटा हमने ये देख लिया कि जो हमने अब देखिए, बहुत लोग होते हैं कि जो संविधान अकेले पढ़ लिए तो उनको लगता है कि उन्होंने मतलब कि पूरी जो हमारा राज्य व्यवस्था वाला टॉपिक है वो उनका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जब वो एग्जाम देने जाते हैं तो उनसे 50% ही सवाल हल होते हैं। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा और उसी को पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम समझ लिया। लेकिन जब तक आप राज्य व्यवस्था का भी पार्ट नहीं पढ़ेंगे तब तक आप पूरी तरीके से सवाल हल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारा जो पढ़ने का तरीका होगा वो संविधान भी लेके चलेंगे हम, और उनसे जुड़े अगर कोई मुद्दे होते हैं तो उनको भी साथ में लेके चले जाएंगे। तो इसके सैद्धांतिक पक्ष पे भी बात करेंगे, उसके व्यवहारिक पक्ष पे भी बात करेंगे। दोनों तरीके के जब हम जोड़ के चलेंगे तब हमारा जो विषय होगा, जो हमारा टॉपिक होगा, पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। जैसे अब आर्टिकल 19 की बात करें, स्वतंत्रता की बात करें, और स्वतंत्रता से जुड़े जितने भी मुद्दे आते जाए, चाहे प्रेस की स्वतंत्रता हो जाए, या आर्टिकल 21 की बात करें और उसमें बहुत सारे जो अधिकार, चाहे निजता का अधिकार, सोने का अधिकार, जीवन का अधिकार, 75 तरीके के जो अधिकार की व्याख्या कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने, अगर उन अधिकारों को ना पढ़े तो फिर ये हमारा टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होगा। तो जब तक हम पॉलिटी और उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन दोनों को साथ में ले चलेंगे तभी हमारी ये तैयारी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने क्या देख लिया कि हमने मोटे तौर पे जो राज्य व्यवस्था है और जो हमारा संविधान है उसके बीच के अंतर को समझा, हमारा सिलेबस क्या है, क्या हमको पढ़ना है, उस चीज़ को हमने समझा। और अब जो आगे वीडियो आएंगे उसमें हम देखेंगे पूरी तरीके से संविधान का वर्णन कर देखेंगे, संविधान का परिचय देखेंगे और उसके बाद क्रमवार तरीके से सारी चीज़ों को करते चले जाएंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही।